नमस्कार, स्वागत है आपका खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए की गिरती हालत को देखते हुए इंटरेस्ट रेट्स में बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक ने पॉलिसी रेपो रेट को 7.25% पर और कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR को 4% पर बरकरार रखा है। क्या ये समझा जाए कि इससे EMI घटने की जो उम्मीदें हो रही थी वो खत्म हो गई हैं? साथ ही RBI ने विकास दर का अनुमान भी घटा दिया है। उन्होंने अनुमानित विकास दर जो कि 5.7 बताई जा रही थी उसको घटाकर अब 5.5% जाहिर की जा रही है। क्या मायने हैं इस कदम के? और साथ ही बार बार जिस तरह से सरकार से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की बात की जाती है कि जो ढांचागत सुधार हैं वो किए जाएं, वो किस तरह के सुधारों की बात है, अगले 30 मिनट में जानने की कोशिश करेंगे। और इस कदम से RBI के किस तरह का असर पड़ेगा पूरी अर्थव्यवस्था पर, आम आदमी पर, इंडस्ट्री पर, यह भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। रुपए की लगातार गिरती स्थिति को देखते हुए रिजर्व बैंक ने मुख्य नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रिजर्व बैंक के मुताबिक पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था कमजोर रही है। बैंक ने पहले से निर्धारित रेपो रेट 7.25%, रिवर्स रेपो रेट 6.25% और CRR 4% ही बरकरार रखा। इसके साथ ही RBI ने आगामी 2014 वित्तीय वर्ष की अनुमानित विकास दर को भी घटाया है। विकास दर को 5.7 से घटाकर 5.5% कर दिया गया है। गौरतलब है कि पिछले काफी समय से रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता जा रहा है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए सरकार और RBI ने कई कड़े कदम उठाने का ऐलान किया था। रुपए के लगातार गिरने से जहां भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इसका असर आम जनता पर भी दिखने को मिल रहा है। ऐसे में सरकार और RBI के पास आर्थिक स्थिति को बेहतर करने, विकास में तेजी लाने और महंगाई में कमी करने के और क्या उपाय हो सकते हैं, इसको जल्द ही तलाशना होगा। और इससे पहले कि हम बहस को आगे बढ़ाएं और बातचीत करें कि क्या असर होगा, आइए देख लेते हैं RBI के गवर्नर ने इस पर क्या कहा है। The first consideration was the need for continuous vigil and preparedness to proactively respond to risks to economy from external developments, especially those stemming from global financial markets. The government is exploring ways to reduce the current account deficit, including measures to reduce imports and measures to incentivize or expand exports. Consequently, we believe that the CAD will be brought down significantly this fiscal year, regardless of the growth of the outside world. तो आइए आपको मिलवाते हैं अपने खास मेहमानों से। मेरे साथ हरवीर सिंह हैं जो कि सीनियर एडिटर हैं बिजनेस एंड इकोनॉमी अमर उजाला अखबार के। इसके बाद मेरे साथ संतोष मेहरोत्रा हैं जो कि डायरेक्टर जनरल हैं इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड मैन पावर रिसर्च, जो कि दरअसल प्लानिंग कमीशन का ही एक हिस्सा है, उसके अंडर काम करता है। रेणु कोहली फॉर्मर स्टाफ मेंबर हैं RBI और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी कि IMF, और साथ ही डॉक्टर प्रवीण झा भी होंगे, प्रोफेसर हैं JNU के। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हरवीर जी, जो रुपए की हालत जितनी नाजुक चल रही है उसको मद्देनजर ये कदम उठाया गया है, आपको लगता है कोई फायदा जमीन पे तो नजर नहीं आया अभी? देखिए, पिछले दिनों रिजर्व बैंक ने कई सारे ऐसे कदम उठाए जो रुपए की कमजोरी पे थोड़ा सा अंकुश लगाए। स्पेकुलेटिव जो ट्रेडिंग थी उसको अंकुश लगाया और जो लिक्विडिटी थी उसको सक करने के लिए कुछ कदम उठाए, और उसको बैंकों में काफ़ी उसको लेकर के दिक्कत हुई। उनका ये भी था कि इससे हमें प्रॉब्लम होगी। तो ये सारे जो मेजर हैं, कहीं ना कहीं रुपया जो इतना ऊपर चला गया था डॉलर के मुकाबले, वो थोड़ा मजबूत हुआ उसके बाद। लेकिन अभी भी वो स्थिति नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है रुपए में। और आज भी रिजर्व बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू आया उसके बाद भी फिर रुपया आज भी कमजोर हुआ। तो ये एक बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई है। रिजर्व बैंक लगातार कह रहा है कि सरकार को जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उस पर अंकुश लगाने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए तुरंत जो भी फैसले लेने वो लेने चाहिए, क्योंकि उसका एक सेंट्रिक हो गया, रुपया सेंट्रिक पूरी पॉलिसी। और उसमें यह क्योंकि उनका कहना है कि जो बाह्य जो कारक हैं उसमें जो ग्लोबल फाइनेंशियल सिनेरियो है और उसमें रुपया लगातार कमजोर जो होने की बात है, उससे महंगाई का डर एक बार फिर बढ़ गया है। और उसका कहना है कि इसमें अगर हम लोग इस वक्त थोड़ा सा जो उम्मीद की जा रही थी, हालांकि ज़्यादा उम्मीद पिछले जिस तरह
जैसे कुछ दिनों में जो कदम रिजर्व बैंक ने उठाए थे उसमें कोई उम्मीद नहीं लग रही थी कि ब्याज दरों में कोई राहत मिलेगी। तो ये एक बड़ी बात है, सरकार की तरफ जो है गेंद सरकार के पाले में डाली है रिजर्व बैंक ने कि आप कुछ कदम उठाइए और उसके बाद फिर हम लोग कुछ सोचेंगे। जी रेणु कोहली, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से खुद हरवीर जी भी ये कह रहे हैं कि जो उम्मीद की जा रही थी, पूरा जो एक केंद्रीय भाव था इस पूरी पॉलिसी को अनचेंज रखने के पीछे, कोई बदलाव ना करने के पीछे, वो तो कम से कम नजर नहीं आ रहा है। जो साइकोलॉजिकल स्तर है 60 का, वो कहीं ना कहीं अभी भी डरा रहा है रुपए का। वो सही बात है कि 60 का जो एक साइकोलॉजिकल बैरियर है वो ऑपरेट कर रहा है इंपोर्टर्स के ऊपर, एक्सपोर्टर्स के ऊपर, और पॉलिसी मेकर्स का यही रिस्पॉन्स है कि वो उसको किसी तरह से सपोर्ट किया जाए। पर मेरा ये मानना है कि इस चीज में रुपये की स्टेबलाइजेशन आने में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, और ये सर्टेनिटी से नहीं कहा जा सकता कि ये बहुत जल्दी स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि इसके अंडरलाइन जो फैक्टर्स हैं वो काफी फंडामेंटल हैं, और हमारे आयात निर्यात बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट से रिलेटेड है। और क्योंकि ये चीजें जल्दी नहीं ठीक हो सकती और यही रुपये के एक्सपेक्टेशंस को अफेक्ट कर रही हैं, तो ये बहुत जल्दी लिफ्ट नहीं होने वाले, रिवर्स नहीं होने वाले मेजर्स, और कोई क्लैरिटी नहीं है कि कब होंगे। हालांकि रिजर्व बैंक ने आज की पॉलिसी में काफी क्लियरली कहा है, और इनफैक्ट वो काफी अपोलोजेटिक, या मतलब सॉरी कहते हुए कि भाई हम जानते हैं कि ग्रोथ के कंसर्न्स हैं और हम भी चाहते हैं कि मॉनेटरी ईजिंग, इंटरेस्ट रेट्स घटाई जाएं ग्रोथ को एड्रेस करने के लिए, फिर भी ये उनकी एक मजबूरी है, दोनों गवर्नमेंट की और आरबीआई की मजबूरी है। लेकिन क्यों बाजार रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है? क्या माने कि जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो बाहरी वजह हैं, वो ज्यादा हावी हो रही हैं? बाजार इसलिए नहीं कुछ हद तक रिस्पॉन्ड भी किया है पिछले 2 हफ्ते में जो उन्होंने मेजर्स लिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और ये कहना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है कि अगर ये मेजर्स नहीं होते तो रुपये अपने आप ही शायद 59 की रेंज में रहता, क्योंकि बहुत ज्यादा इन मेजर्स के रिस्पांस में बहुत ज्यादा चढ़ा नहीं है। हाँ, ये है कि स्टेबल रहा है 59 के आसपास और उससे नीचे नहीं गिरा, तो ये सर्टेनिटी से हम नहीं कह सकते कि इसमें कितना स्पेक्यूलेटिव एलिमेंट था या कितना की फंडामेंटल फैक्टर्स थे। बाजार का रिस्पांस आज 60 के ऊपर और सेंसेक्स का गिरना, एक्चुअली उसमें 2-3 चीजें मिली जुली हैं। सबसे पहले सेंसेक्स ने जो रिस्पॉन्स किया, सेंसेक्स तो लोअर इंटरेस्ट रेट्स और जीडीपी ग्रोथ को रिस्पॉन्ड करती है, तो वहां पे एक डाइवर्जेंस है। तो जैसे ही रिजर्व बैंक ने अपने ग्रोथ फोरकास्ट लोअर करे, और ऐसा तकरीबन मेरी मेमोरी में पहली बार ऐसा हुआ है कि 3 महीने में, क्योंकि अप्रैल में उन्होंने अपने एनुअल ग्रोथ के प्रोजेक्शंस अनाउंस करे थे 5.7%, और विद इन 3 to 4 मंथ्स उन्होंने जो है उसको लोअर कर दिया, आरबीआई ने 5.7 से 5.5% लोअर कर दिया। तो सेंसेक्स का रिस्पांस उसकी तरफ भी था थोड़ा, और बाकी जो मार्केट का रिस्पांस रुपये का था वो इस बात पे था कि उनको एक कंफ्यूजिंग सा सिग्नल मिल रहा था। एक तरफ रिजर्व बैंक उन मेजर्स को इन प्लेस रख रहा है, और ये कहना कि पॉलिसी रेट नहीं बदली, ईएमआई नहीं बदला, वो सब ठीक है, लेकिन ये कुछ टाइम की बात है। बैंक्स के पास जो है अभी फिलहाल थोड़ी लिक्विडिटी है, 1-2 हफ्ते शायद वो बोरोइंग नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही कंपनीज जो है कमर्शियल पेपर मार्केट, सीडी मार्केट बिल्कुल कंप्लीटली इश्यूएंस जो है खत्म, बराबर बिल्कुल हॉल्ट पे आ गई है, तो कभी ना कभी तो उनको जरूरत पड़ेगी। तो विद इन 1 or 2 वीक्स, 1-2 हफ्ते में हम वो फर्म्स जो है बैंक्स के पास जाएंगे, और बैंक्स इन टर्न जो है 10.25% पे जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है उस पे रिजर्व बैंक से बोरो करेंगे, तो ये ट्रांसमिशन होगा। अब ये है कि देखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी जो है वो रिवर्स कर सकते हैं इसको। डॉक्टर प्रवीण झा, मैं आपको बहस में शामिल करना चाहती हूँ। ये बताइए कि जो एक कंफ्यूजन, जो एक धर्म संकट की स्थिति है कि ग्रोथ को सपोर्ट किया जाए या फिर रुपए को बचाया जाए, क्या प्राथमिकता आखिर आरबीआई की होनी चाहिए? देखिए, जहां तक आरबीआई का सवाल है, वो उसके पास आजकल तो मिला जुला के बस एक ही पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि वही रेट को आप ऊपर नीचे करके जो कर सकते हैं। बाकी जो पहले आरबीआई का स्कोप था वो पहले की तुलना में, यानी कि जो ये आर्थिक नीतियों में जो बदलाव आया उसके पहले जो एक पूरा स्कोप था उसकी तुलना में स्थिति अब काफी अलग है। तो लार्जली एक मैंडेट ये है, उनको लगता है कि भाई इसी के अराउंड हमें प्ले करना है, और चीजों के बारे में जो है, ऐसी चीजें जो फिस्कल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर सकें उसके बारे में जो है उनकी एक उदासीनता रही है। तो
एक जो सोच बनी है उसमें बस उसी के अराउंड वो थोड़ा बहुत जो होता है मॉनेटरी पॉलिसी के जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अराउंड जो है आरबीआई अपनी नीतियां अपनाती है या उसमें फेरबदल करती है, और इससे जो है कुछ होना जाना है नहीं खास, जहां तक मेरी समझ है। हाँ, एक रुपया शायद उनकी वजह से जो है जो कुछ नीतियां बनी है हाल में उसकी वजह से थोड़ा स्टेबलाइज किया और एक मैसेज जाता है, उसका अपना एक फायदा है। लेकिन मिला जुला के मेरी समझ से कहिए कि इलाज जो है वो काफी गंभीर किस्म का होना चाहिए, यानी कि बीमारी कैंसर की है, आप जलने का जो मलहम है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ी समस्या इस संदर्भ में है वो है ये जो चालू खाता में जो एक घाटे वाली स्थिति है, यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, और उसके कारण स्ट्रक्चरल है। इसी तरीके से जो ग्रोथ को लेके समस्याएं खड़ी हो रही हैं, कुछ कारण तो ठीक है बाहर से हैं, लेकिन उसके अलावा मसलन जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, जब तक उसको नहीं एड्रेस किया जाएगा समस्या बनी की बनी रहेगी। तो मिला जुला के मुझे लगता है कि सरकारी धड़े से भी जो कहा जा रहा है और आरबीआई की तरफ से भी जो कहा जा रहा है, एक समझिए कि मजलूमियत की जो बात दिखाई दी जा रही है और कही जा रही है, उसके पीछे मुख्य कारण ये है कि जो फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जो बड़ी समस्याएं हैं, उसको कैसे एड्रेस किया जाए उसको लेके कहीं कोई रास्ता इनको नहीं दिखाई दे रहा है। किस तरह के प्रवीण जी, किस तरह के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं ये मैं जानने की कोशिश करूंगी आपसे, लेकिन इस बीच संतोष मेहरोत्रा जी से मैं पूछना चाहती हूँ। संतोष मेहरोत्रा, ये भी कई बार आरोप लगे हैं, बल्कि अभी रिसेंटली हमने देखा एक बड़े इकोनॉमिस्ट ने कहा कि आरबीआई को जो कुछ करना चाहिए था ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए वो नहीं किया गया, बल्कि सीधे तौर पर कहा गया कि बहुत निष्क्रिय रहा है आरबीआई। उनके गवर्नर के ऊपर भी आरोप लगाया गया। लेकिन वाकई जिस तरह के एक्सटर्नल फोर्सेज हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज में जिस तरह की मूवमेंट्स हैं, जो डेवलपमेंट्स हैं, उसको देखते हुए प्रवीण झा कह रहे हैं खुद कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आरबीआई कुछ कर सकता हो, बल्कि उन्होंने कहा कि एक तरह की बेचारगी, लाचारी जो है वो नजर आती है साफ। हाँ, ये अब स्थिति आ चुकी है कि बेचारगी ही रह गई है। जो स्कोप था एक्शन का वो 10-12 महीने पहले तक था, और तब तो आरबीआई, दुख की बात यह है कि काफ़ी निष्क्रिय रही, तो न ही बहुत इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाई, न ही ग्रोथ को बढ़ावा दे पाई। अब ये ज़रूर कहा जा सकता है कि अगर ब्याज दर बढ़ाई न रखते तो हो सकता है इन्फ्लेशन और होता, मगर सबसे बड़ी बात तो ये है इन्फ्लेशन तो इस वजह से था क्योंकि स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स थी, जैसे प्रवीण झा ने सही फरमाया। तो इसमें इस समय लाचारगी, बेचारगी ही है और कुछ कहा नहीं जा सकता, सच पूछिए तो। जी हरवीर जी, ये बताइए कि जिसको प्रवीण झा ने मजलूमियत का नाम लिया कि ऐसा आदमी जो किसी की मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद भी नहीं कर सकता, क्या वाकई जिस तरह से हम देख रहे हैं जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं उनमें जो माहौल है, तमाम जो डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं उसमें कमोपेश भारत जैसे ही माहौल नजर आ रहा है। बल्कि अगर अमेरिका का जिक्र करें और बराक ओबामा ने जिस तरह से कहा है कि 5 में से 4 लोग जो है अमेरिका में जो यूथ है वहाँ के जो जवान हैं वो या तो नौकरी की तलाश में है, यानी बेरोजगार हैं, या फिर गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में जब इंटरनेशनली इतने हालात खराब हो तो भारत में हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अर्थव्यवस्था उफान पर आ जाए? देखिए, बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हम लोग इतनी बदतर स्थिति में सिर्फ इसलिए चले गए कि जो बाहरी कारक इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार थे। हमने इंटरनली जो डिसीजन टाइमली लेने थे वो नहीं लिए, और जिस तरीके से हमने अपनी पूरी इकोनॉमी को बहुत बड़े स्तर पर इंपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी बना दिया है। हम पहले सिर्फ मानते थे कि हमारा जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जिसमें खनिज तेल खासतौर से उनको हम मानते थे, उस पर हमारी बहुत डिपेंडेंसी है इंपोर्ट करने की। लेकिन हमने उसमें कोयले को जोड़ दिया, उसमें हमने एडिबल ऑयल का 50-60 हज़ार करोड़ को जोड़ दिया, उसमें सोने का इंपोर्ट बहुत बढ़ गया हमारे यहाँ। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के, उसके अलावा जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग में हमने अपने आप को, कहाँ तो हम लोग 10-12-15% की दर से बढ़ते थे, कहाँ हम लोग लगभग जीरो के आसपास आ गए, और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ के लिए हमने कुछ किया नहीं। हमने ज़्यादातर हमारे यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग में भी जो ज़्यादा हाईटेक प्रोडक्ट्स हैं या ऑटोमोबाइल है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा हमने स्क्रू ड्राइविंग की तरफ ले गए हम लोग। बाहर से आता है सामान, यहाँ पर उसके वो होता है
नट बोल्ट खींचते हैं और फिर बाजार में आ जाता है। तो ये जो एक ग्रेजुअली हमने अपने आप को इतनी बुरी स्थिति की तरफ बढ़ाया, और ये इसके लिए हमारी सारी इंटरनल पॉलिसी जिम्मेदार थी। हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का बिल्कुल उसमें ये भी था कि आपने जो अभी भी कहा जाता है यहाँ पे कि काम धंधा करने, नई इंडस्ट्री लगाने के लिए इतनी दिक्कतें हैं, उसके लिए हमने ध्यान नहीं दिया। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बढ़ाया, हमने एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ अपना पावर प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया। रेड टेप हमारा अभी भी कायम है, एक प्रोजेक्ट की मंजूरी के लिए आपको बरसों बरस लगते हैं। तो उसमें एक एक करके स्थितियां खराब होती गई और हम लोग यहाँ पर पहुंच गए। ऊपर से हमारा जो, क्योंकि वैश्विक स्थिति अनुकूल नहीं रही, तो हमारे निर्यात घट गए और हमारे आयात जोंके तो रहे, उसके चलते करंट अकाउंट डेफिसिट का सिनेरियो पहुंच गया। से लेके आर्सेलरमित्तल तक इतने बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स, उसके अलावा छोटे भी, मतलब ऐसा नहीं है ये तो स्टील के उस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं, बाकी प्रोजेक्ट्स का भी तो यही हाल है। जिस तरीके से क्लियरेंसेस अटके, जिस तरीके से आपने जो जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए संबंधित जो विधेयक थे, जो कानून आने थे, उसको आपने लटका के रखा। तो तमाम सारी ऐसी चीजें जो, इसके अलावा जो प्रशासनिक स्तर पर जो फैसले हो सकते थे, उनको हमने लटका के रखा। तो उसका नतीजा ये हुआ कि आपने जो घरेलू अर्थव्यवस्था में जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़नी चाहिए थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ होनी चाहिए थी, उसके चलते जो रोजगार के अवसर पैदा होते या इंपोर्ट के जो सब्स्टिट्यूट आपको यहाँ पर तैयार करना था, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। और नतीजा ये हुआ कि आज हम लोग इस स्थिति में पहुंच गए कि रुपए को संभालना मुश्किल हो गया। अब तो IMF के पास जाने की बातें हो रही हैं। जी हाँ, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल मैं जल्दी से संतोष मेहरोत्रा जी से पूछना चाहती हूँ। संतोष मेहरोत्रा जी, जो पॉलिसी पैरालिसिस का बार बार जिक्र किया जा रहा था, कहीं ना कहीं यूपीए सरकार ने FDI के दायरे को बढ़ाकर एक बेहतर काम करने की कोशिश तो की, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन जो मुश्किल है, जो मिडिल लेवल पर, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे जो मुश्किलें आ रही हैं, उसमें कैसे इन्वेस्टर को अट्रैक्ट किया जाएगा, जब डोमेस्टिकली अगर हम देखें घरेलू स्तर पर लोग पैसा लगाने को तैयार नहीं है। हम कैसे उम्मीद करें कि बाहरी लोग आकर सिर्फ इसलिए कि एक हेडलाइन के तौर पर हमने एक बड़ी चीज कर दी है, लेकिन जब वाकई काम करने की बारी आएगी तो फिर वही रेड टेप का सामना करना पड़ेगा। देखिए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो है, पब्लिक सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स, ढांचागत प्रोजेक्ट्स जो है, उनका क्लियरेंस ही नहीं हो पा रहा है। वो महीनों पे महीनों बीतते चले जा रहे हैं। उन पे अगर उनका प्रोजेक्ट क्लियरेंस हो जाता तो एक बार सरकारी निवेश बढ़ता तो निजी क्षेत्र का निवेश भी उसको देखते हुए बढ़ता। मगर दुख की बात यह है कि सरकारी प्रोजेक्ट्स में CCI के एस्टैब्लिश हो जाने के बावजूद भी सरकारी निवेश में बढ़त नहीं हो रही, तो ग्रोथ रेट में बढ़त कैसे होगी? जी बिल्कुल, यानी कि मजबूरी की स्थिति लगातार बनी हुई है। ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कि जिस तरह से लाइन ऑफ फायर में कहा जाता है कि RBI के गवर्नर और RBI आ रही है कि ज्यादा वो कदम नहीं उठाए गए जो ग्रोथ को सपोर्ट करते, लेकिन जिस तरह से अब चेंज ओवर होने वाला है, चेंज ऑफ गार्ड होने वाला है, अब दूसरे गवर्नर आने वाले हैं कुछ दिनों में, तो क्या उम्मीद की जाए? ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे। RBI ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी में कोई खास तब्दीली नहीं की है, बल्कि पूरी तरीके से वही बरकरार रखा है ताकि रुपए की जो गिरती हालत है उसे बचाया जा सके। लेकिन रेणु कोहली, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ, उसके बावजूद भी क्या ये माने, जिस तरह से रुपए ने बहुत ज्यादा उत्साह नहीं देखा गया है, बहुत बेहतर हालत नहीं हुई है, वही जो साइकोलॉजिकल स्तर है 60 का, उस पर हम बने हुए हैं, इसके बावजूद क्या ये माना जाए कि जो कच्चा तेल है वो उस हिसाब से महंगा आएगा और फिर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे और पूरे तरीके से जो इकोनॉमी है उस पर भी दबाव बना रहेगा? इकोनॉमी के ऊपर दबाव तो बना रहेगा, क्योंकि कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है जिससे कि स्टिमुलस मिल सकता है अभी फिलहाल ग्रोथ को, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स देखिए वो भी हाई हैं, कंपनीज और बैंक्स दोनों ही दबाव में हैं, दे आर स्ट्रेस्ड, बैलेंस शीट्स उनकी सबकी खराब है और फिस्कल सिचुएशन भी बहुत अच्छी नहीं है। इसलिए कुछ जो हार्ड डिसीजंस हैं, जैसे कि पास ऑन करना है डीजल और इन सब के प्राइसेस, वो हो रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है और रिजर्व बैंक के भी रीडिंग से यही लगता है, क्योंकि डिमांड इतनी वीक है कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन का रिस्क इतना नहीं है अभी, क्योंकि बहुत जब वीक कंडीशंस होती हैं
तो नॉन ऑयल इंपोर्ट्स जो है वो अपने आप ही तकरीबन जो है कंट्रोल काबू में आ जाते हैं। जहां तक तेल का सवाल है, तेल के प्राइसेस तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन ये इसमें ज्यादा फैक्टर जियोपॉलिटिकल रिस्क का है, तो इसलिए अनसर्टेनिटी है। लेकिन अगर आप तेल को निकाल दें तो बाकी जो मेजर आइटम्स हैं इंपोर्ट के, कमोडिटीज और मेटल्स, उन सब के प्राइसेस जो हैं काफी गिर चुके हैं, पिछले 1 साल से लगातार गिर रहे हैं। और आगे का भी जो आउटलुक है चाइना की स्लोइंग डाउन की वजह से काफी उनपे उनका और इसके अलावा रेणु कोहली, इसके अलावा जिस तरह से हमने देखा है जो अरब दुनिया है, मिडिल ईस्ट है, उसमें भी जिस तरह के राजनीतिक बदलाव आ रहे हैं वो भी बहुत उत्साह नहीं बताते हैं, क्योंकि तेल का कहीं ना कहीं जो पूरा हम इंपोर्ट करते हैं वो उसी दुनिया से करते हैं। तो क्या वाकई आपको लगता है वहां के जिस तरह के पॉलिटिकल हालात हैं वो भी बहुत उत्साह देने वाले नहीं है? हाँ, उसी की वजह से एक्चुअली मेनली कोई फंडामेंटल फोर्सेस ऐसे नहीं हैं जो ऑयल प्राइसेस को पुश अप करें, क्योंकि सप्लाई काफी है और डिमांड जो है ग्लोबल वीक हो चुकी है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि जियोपॉलिटिकल जो रिस्क हैं, जो राजनीतिक रिस्क हैं, उसी की वजह से ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं। तो इकोनॉमी में काफी दबाव है, लेकिन 2-3 फैक्टर्स हैं जिनको मैं फ्लैग करना चाहूंगी। वो कुछ एक शॉर्ट टर्म में स्टिमुलस दे सकते हैं। पहला कि ये लोअर कमोडिटी प्राइसेस हमेशा पॉजिटिवली इंडिया को फेवर करते हैं, तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो, सिंपली बिकॉज कि फर्म्स के जो है डिस्पाइट रूपी के गिरने के डिस्पाइट द रुपीज फॉल, फिर भी जो है उनके रॉ मटेरियल के कॉस्ट जो है वो कंटेन रहेंगे। दूसरा जो है नंबर 2, वो मॉनसून काफी फेवरेबल है, उसकी वजह से रूरल डिमांड जो है कुछ सपोर्टेड रहेगी। और तीसरा जैसा कि कंपनी रिजल्ट से और आगे के आउटलुक से काफी सारी तकरीबन सारी की सारी आईटी सर्विसेज मेजर जो कंपनीज हैं, विप्रो है, टीसीएस है, एटसेट्रा, वो जो है यूएस डिमांड के बारे में बहुत आउटलुक ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो ट्रेडिशनली जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, जो कि करंट अकाउंट का काफी एक बड़ा हिस्सा होता है, उसमें सर्विसेज एक्सपोर्ट सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये 2-3 कुछ फैक्टर्स हैं। और बाकी जो फैक्टर्स आपने बताए, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है। प्रवीण जी, ये बताइए कि जिस तरह से माना जा रहा है कि आरबीआई के गवर्नर का टेन्योर खत्म होने वाला है, अब क्या चेंज ऑफ गार्ड के साथ कुछ तब्दीली जिस तरह की उम्मीद की जा रही है? हालांकि आपने कहा कि काफी लाचारी है, बेचारगी है और कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या लीडरशिप के बदलने से कुछ होगा? देखिए, छोटे कदम तो लिए ही जा सकते हैं। मसलन मेरा ये मानना है कि इस समय भी जो है थोड़ा जो लिक्विडिटी वाली स्थिति उसको ईज किया जा सकता था, और उससे जो इन्फ्लेशन का खतरा था मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा खतरा था। लेकिन निश्चित तौर पे जो गवर्नर साहब हैं उनको लगा कि इससे रुपया शायद कमजोर हो सकता है, लेकिन अगर ये भी एक संभावना है तो वो रिस्क लेना जरूरी है, क्योंकि जो बड़ी चीजें हमें करनी चाहिए वो हम कर नहीं रहे हैं, जो कर रहे हैं उसका असर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो छोटे ही आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स हैं, कम से कम उन्हें इस्तेमाल करना होगा। समय थोड़ा सा कम है। संतोष मेहरोत्रा जी, क्या आखिरी बात बहुत संक्षेप में कि जो सोशल सेक्टर की गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिनको पॉलिटिकली भी फायदे के तौर पर देखा जा सकता है, क्या आपको लगता है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ने के डर से उन स्कीमों पे आगे बढ़ने में भी सरकार हिचकिचाएगी? हिचकिचाएगी, मगर जहां तक फूड सिक्योरिटी बिल का सवाल है उसको तो लागू करने का निश्चय कर ही लिया है सरकार ने। हालांकि उस फूड सिक्योरिटी बिल को धीमे धीमे लागू करा जा सकता है, तो इस वजह से उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी की वजह से खर्चा बहुत नहीं बढ़ेगा मगर बहुत नहीं बढ़ेगा, क्योंकि दूसरी ओर फर्टिलाइजर सब्सिडी कम करने की कोशिश की जा रही है। सॉरी, फर्टिलाइजर नहीं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे सब्सिडी कम की जा रही है, तो उससे वो ऑफसेट करेगा। मगर मोटे तौर से ये कहा जा सकता है कि सोशल एक्सपेंडिचर पे जोर रहेगा, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष मेहरोत्रा, डॉक्टर प्रवीण झा, रेणु कोहली, हरवीर जी। तो साफ तौर पर आंकड़ों की ये पूरी सांप सीढ़ी से दूर आम आदमी का सिर्फ एक ही चिंता, एक ही कंसर्न है कि उसकी थाली तक जो रोटी आ रही है, जो खाना आ रहा है वो सस्ता आए, उसकी जिंदगी बेहतर हो। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।